नमस्कार दोस्तों। आज हम मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य एवं गुप्तोत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारे टॉपिक रहेंगे राजस्थानिक इतिहास और प्रशासन, भारतीय संस्कृति के प्रति योगदान और भारत 600 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक और बृहत्तर भारत के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहला टॉपिक रहेगा मौर्य काल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए। शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, मेगस्थनीज किसका राजदूत था? यह हमें बताना है। मेगस्थनीज किसका राजदूत था? तो ध्यान रखना, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको मालूम है। मेगस्थनीज जो है वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगस्थनीज के बारे में अगर बात करें तो मेगस्थनीज भारत में लगभग 5 वर्ष तक रहा था। 302 ईसा पूर्व से 297 ईसा पूर्व तक ये भारत में रहा था। भारत का इतिहास लिखने वाला यह प्रथम विदेशी इतिहासकार था। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इन्होंने इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। इंडिका का मूल रूप उपलब्ध नहीं है। इसका वर्तमान संकलन एरियन ने, नाम याद रखना है क्या नाम है इसका, जो वर्तमान संकलन है किसने प्रस्तुत किया था? ये एरियन नाम का एक विद्वान था। एरियन ने ऐतिहासिक वृत्तांतों के आधार पर किया है। मेगस्थनीज की इंडिका इस समय स्ट्रेबो, एरियन, डायाडोरस लेखकों के उदाहरणों में केवल खंडों में उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो ये सबको मालूम है। इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका का लेखक कौन है? तो इंडिका का लेखक हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। इंडिका का लेखक कौन है? मेगस्थनीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक के किस वृहद शिलालेख में पड़ोसी देशों का वर्णन है? तो ध्यान रखना, सम्राट अशोक के कुल 13 अभिलेख थे, जिसके अंदर 13वें अभिलेख के अंदर पड़ोसी देशों का इसके अंदर वर्णन किया गया है। सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख के अंदर वर्णन किया गया है। अशोक के राज्यकाल की पहली बड़ी घटना कलिंग युद्ध और इसमें अशोक की विजय थी। अशोक के 13वें शिलालेख से इस युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। यह घटना अशोक के शासनकाल के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में घटित हुई थी। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध, जो कि ओडिशा के अंदर हुआ था, इस पर पीड़ा पर अपना दुख और पश्चाताप व्यक्त किया था। अशोक के 13वें शिलालेख में निम्नलिखित विदेशी शासकों का उल्लेख मिलता है, जिसमें अंतियोक, अंतेकिन, अलेक्जेंडर, तुर्मय और मगा ये प्रमुख शासक है जिनका वर्णन इसके अंदर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग, जो कि वर्तमान में कहाँ स्थित है, यह हमें बताना है। तो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि जो कलिंग है वो ओडिशा नामक राज्य के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक की किस शिलालेख के अंदर इसका वर्णन किया गया है? तो अशोक के 13वें शिलालेख के अंदर कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। उसमें जो नुकसान हुआ था उसके बारे में भी इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामपुरवा का वृषभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ किस राज्य में है? रामपुरवा का जो वृषभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ है वो किस राज्य के अंदर है? तो हमें याद रखना है, जो रामपुरवा का वृषभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ है ये बिहार राज्य के अंदर स्थित है। तो रामपुरवा का वृषभ सिंह
शीर्ष बिहार प्रांत के चंपारण, ध्यान रखना, नाम याद रखना है। अगर बिहार के अंदर जगह का नाम पूछे तो इसका आंसर होगा चंपारण। चंपारण जिले में मिला है, जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। ये जो रामपुरवा का वृषभ सिंह शीर्ष वाला अशोक स्तंभ, ये अब कहाँ है? राष्ट्रपति भवन के अंदर स्थित है, वहां रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामपुरवा का वृषभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ किसके शासन काल में बना हुआ है? तो ध्यान रखना, ये हमें मालूम होना चाहिए, ये मौर्य वंश से संबंधित है, मौर्य काल का ये बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है यह कहाँ से लिया गया है? तो ये सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। और भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में अगर बात करें तो भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अंगीकार किया था। यह सारनाथ, जो कि वाराणसी के अंदर स्थित है, वहाँ के अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति है। शीर्ष पर दिखाई देने वाले शेर, जो कि साहस और शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। आधार भाग में धर्म चक्र बना हुआ है, जिसमें एक बेल बना हुआ है, जो कि कठिन परिश्रम और स्फूर्ति का प्रतीक है। बाईं ओर एक घोड़ा बना हुआ है, जो कि ताकत और गति का प्रतीक है। आधार के बीच में मुंडक उपनिषद का सूत्र लिखा हुआ है, जो कि सत्यमेव जयते हैं, और यह देवनागरी लिपि के अंदर अंकित है। तो ये था भारत का राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में दिखने वाले पशु कौन कौन से हैं, ये हमें बताने। तो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के अंदर कौन कौन से पशु हैं? तो ध्यान रखना, इसमें एक तो है घोड़ा, बैल, शेर और हाथी। ये 4 पशुओं के चित्र इसके अंदर बने हुए हैं, घोड़ा, बैल, शेर और हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के चतुर्दश शिलालेखों में से एक शाहबाज गढ़ी, जो कि पाकिस्तान के अंदर है, इस शिलालेख पर किस लिपि में संदेश लिखा गया है? अशोक के चतुर्दश शिलालेखों में से एक शाहबाज गढ़ी, जो कि पाकिस्तान के अंदर है, वह शिलालेख में यानी कौन सी लिपि इसके अंदर लिखी गई है? तो ध्यान रखना, यह खरोष्टी लिपि के अंदर लिखी गई है। इसके बारे में अगर बात करें तो अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 के अंदर 1837 के अंदर जेम्स प्रेसेफ नामक एक विद्वान को मिली थी। जेम्स प्रेसेफ, नाम याद रखना है। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख ऐसे हैं जो शाहबाज गढ़ी और मानसेहरा हैं। 2 ऐसे शिलालेख हैं, इनकी लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी लिपि है। तक्षशिला से अरेमाइक लिपि से लिखा गया एक भग्न अभिलेख सरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरमाइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषीय यूनानी एवं सीरियाई भाषा का अभिलेख मिला है, तथा लंगमान नामक एक स्थान है, वहां से अरेमाइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख भी प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों का पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज अधिकारी कौन था? प्रथम अंग्रेज कौन था जिसने 1837 के अंदर सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था? तो ध्यान रखना, इसका आंसर जेम्स प्रेसेफ होगा, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अभिलेखों की भाषा और लिपि कौन सी है? अशोक के अभिलेखों की भाषा और लिपि कौन सी है? तो ध्यान रखना, इसमें यह कई अभिलेख प्राकृत भाषा के अंदर भी लिखे गए हैं, कई ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, अरेमाइक लिपि के अंदर भी हैं, और कई ग्रीक यूनानी के अंदर भी लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म और मृत्यु का पंजीयन किस काल में हुआ था? भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म और मृत्यु का पंजीयन किस काल में हुआ था? तो ये मौर्य काल के अंदर हुआ था। सबसे पहले मौर्य काल के अंदर लोगों के जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र बनने शुरू हुए थे। तो इसके बारे में अगर बात करें तो मौर्य युग में नगरों का प्रशासन नगर पालिकाओं के द्वारा चलाया जाता था, जिसका प्रमुख नागरक या पूर्व मुख्य हुआ करता था।
मेगस्थनीज ने राजधानी पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का इसने उल्लेख किया है। इसमें तीसरी समिति जनगणना का हिसाब रखती थी। वर्तमान में भी यह काम नगरपालिका प्रशासन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान नगरपालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? वर्तमान नगरपालिका प्रशासन का ऐसा कौन सा कार्य है जो आज भी जारी है और मौर्य काल में भी था? तो ध्यान रखना, इसमें जन्म और मृत्यु पंजीकरण है, ये मौर्य काल से चला आ रहा है। मौर्य काल में भी जन्म और मृत्यु का पंजीकरण होता था और आज भी जन्म और मृत्यु का पंजीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर मौर्य साम्राज्य की राजधानी था? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, लगभग सभी को मालूम होगा। मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी है वो कौन सी थी? पाटलिपुत्र को माना जाता है, पाटलिपुत्र को इसकी राजधानी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? अर्थशास्त्र के लेखक आपको मालूम है चंद्रगुप्त, मतलब चंद्रगुप्त के गुरु चाणक्य थे, जिनको कौटिल्य भी कहा जाता है। तो ये किसके समकालीन थे ये हमें बताना है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु चाणक्य थे। चाणक्य को कौटिल्य भी कहते हैं और इनका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की थी, जिसका प्रमुख विषय राजनीति है। ध्यान रखना, नाम से कंफ्यूज नहीं होना। अर्थशास्त्र का मतलब ये नहीं है कि ये अर्थव्यवस्था से संबंधित है, बल्कि यह राजनीति से संबंधित है। अर्थशास्त्र में जन कल्याण की भावना को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाणक्य के अनेक विचार एक पुस्तक में लिखे गए हैं, जिसे जाना जाता है। चाणक्य के अनेक विचार एक पुस्तक में लिखे गए हैं, जिसे जाना जाता है। तो अर्थशास्त्र में ये लिखे गए हैं। ध्यान रखना, चाणक्य के विचार किस पुस्तक में लिखे गए हैं? अर्थशास्त्र के अंदर लिखे गए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? ये सभी को मालूम है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? ये चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, ध्यान रखना। मुद्रा राक्षस, इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक विशाख दत्त थे। इसके बारे में अगर बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन विशाख दत्त के नाटक मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के कृत्यों पर प्रकाश पड़ता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भी संधियों का भी वर्णन इसके अंदर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से मौर्य शासक भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला चले गए थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ही हैं जो कि भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला चले गए थे। तो इनके बारे में कहा जाता है कि जब मगध में 12 वर्ष का दुर्भिक्ष अकाल पड़ा तो चंद्रगुप्त मौर्य राज्य त्याग कर जैन आचार्य भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला, जहाँ पर एक पहाड़ी है जिसका नाम है चंद्रगिरी पहाड़ी, वहाँ पर चला गया था और एक सच्चे जैन भिक्षु की भांति उसने निराहार समाधिस्थ होकर अपने प्राण त्याग दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मौर्य सम्राट ने जैन भिक्षु बनने के पश्चात अपना सिंहासन त्याग दिया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ही थे जिन्होंने अपना सिंहासन त्याग दिया था जैन भिक्षु बनने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? तो ये श्रवण बेलगोला के अंदर अपने अंतिम दिन गुजारे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा मौर्य सम्राट था जिसने जैन धर्म अंगीकार किया था? जैन धर्म को अंगीकार करने वाला शासक कौन था? तो ये ध्यान रखना, जैन धर्म को अंगीकार किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था। बिंदुसार के बारे में अगर बात करें तो बिंदुसार 298 ईस्वी में मगध का राजा बना था। इसे अमित्रगात के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे अमित्रगात के नाम से भी जाना जाता है। और वायु पुराण में इन्हें भद्रसार भी कहा जाता है। जैन ग्रंथों में इसको सिंहसेन
जैन ग्रंथों में इसको सिंह सैन भी कहा जाता है। और बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखने वाली चीज़ है, बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो यह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक नाम उल्लेखित है? निम्नलिखित में अभिलेखों में से किस लेख में अशोक का नाम अशोक उल्लेखित है, यह हमें बताना है। तो ध्यान रखना, माश की लघु शिलालेख, माश की लघु शिलालेख में इनका नाम अशोक है। इसके बारे में अगर बात करें तो मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों में उसे देव नाम प्रिय भी कहते हैं, देवा नाम प्रियदर्शी भी कहते हैं, और राजा के नाम से भी आदि उपाधियों से संबोधित किया गया है। माश की अभिलेख, गुजरा अभिलेख, निट्टूर अभिलेख और उदय गोलम लेखों में उसका नाम अशोक मिलता है तथा पुराणों में उसे अशोक वर्धन भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के खरोष्टी में लिपिबद्ध अभिलेख प्राप्त हुए हैं। खरोष्टी लिपि में कौन कौन से अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं, तो इसके बारे में अपन पहले अध्ययन कर चुके हैं। यह दो है, शाहबाज गढ़ी और मानसेहरा, ये दो ऐसे अभिलेख है जो खरोष्टी लिपि के अंदर लिखे गए हैं। तो इनके बारे में अगर बात करें तो ब्राह्मी लिपि क्या होती है, खरोष्टी लिपि क्या होती है, अरेमाइक लिपि क्या होती है, इसके बारे में अगर बात करें तो ब्राह्मी लिपि जो है ना, ये बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि है। इसमें अशोक के अधिकांश लेख उत्कीर्ण किए गए हैं और यह राष्ट्रीय लिपि थी जो समस्त भारत के अंदर प्रचलित थी। खरोष्टी लिपि के बारे में अगर बात करें तो ये दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि का प्रयोग अशोक के शाहबाज गढ़ी और मानसेहरा के शिलालेखों में किया गया है। अरेमाइक लिपि की अगर बात करें तो ये कंधार और जलालाबाद में के लघु शिलालेखों पर उत्कीर्ण लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेमाइक क्या है? अरेमाइक की अगर बात करें तो अरेमाइक क्या है, तो ध्यान रखना, अरेमाइक एक प्रकार की लिपि का नाम है। अरेमाइक क्या है? एक प्रकार की लिपि का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अधोलिखित अभिलेखों में से कौन सा मतलब ब्राह्मी लिपि में नहीं है, ऐसा अपने को बताना है। ये अभिलेख दिए गए हैं, कौन सा ऐसा अभिलेख है जो ब्राह्मी लिपि के अंदर नहीं है, तो ध्यान रखना, यह शाहबाज गढ़ी है जो खरोष्टी लिपि के अंदर है, यह ब्राह्मी लिपि में नहीं है। बाकी कलशी, एरीगुडी और भामरू ये सभी ब्राह्मी लिपि के अंदर लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। तो ये किस अभिलेख में इस बात का वर्णन किया गया है? तो चारों ऑप्शन में कन्फ्यूजन है, तो इसके बारे में अगर बात करें तो मौर्य सम्राट अशोक ने प्रथम वृहद शिलालेख में उल्लेख मिलता है कि उत्सवों के अवसरों पर पशु हत्या करना वर्जित था। राजकीय रसोई में ये वर्जित था, फिर भी देखो क्या होता है, राजकीय रसोई में 2 मोर और 1 हिरण के वध का उल्लेख भी मिलता है। और 5वें स्तंभ लेख में भी इसकी बात कही गई है। 5वें स्तंभ लेख में भी अशोक द्वारा राज्याभिषेक के 26वें वर्ष बाद विभिन्न प्रकार के प्राणियों के वध को वर्जित करने का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। तो इसका मतलब है कुल मिला के 2 अभिलेखों के अंदर ऐसी बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक द्वारा दम महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख किस शिलालेख के अंदर किया गया है? अशोक द्वारा दम महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख उसके किस शिलालेख में किया गया है? तो ध्यान रखना, पंचम शिलालेख के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। पंचम शिलालेख की अगर बात करें तो ये धम महामात्र जो कि 255 ईसा पूर्व के बारे में है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष धम यानी धर्म महामात्र की नियुक्ति की थी। यह अधिकारी नियुक्त करने वाला वह प्रथम सम्राट था। अशोक ने इस नए पद का सृजन किया था। धम्म महामात्र का प्रमुख कार्य धार्मिक सहिष्णुता या नैतिक सिद्धांतों का प्रचार करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की प्रस्तर पर उद्भुत प्रतिमा प्राप्त हुई है जिस पर उनका नाम उत्कीर्ण किया गया है? तो यह हमें बताना है कौन सा है, कौन से स्तूप अवशेषों में से अशोक की प्रस्तर पर उद्भुत प्रतिमा प्राप्त हुई है जिन पर उनका नाम है? तो ये ध्यान, कनगनहल्ली नामक
स्तूप है जिसके ऊपर अशोक का नाम लिखा गया है, ये हमें याद रखना है। अब इसके बारे में अगर बात करें कनगनहल्ली के बारे में, तो ये ध्यान कनगनहल्ली स्तूप कर्नाटक के अंदर है। कहाँ है ये? कर्नाटक के अंदर है। तो इसका उत्खनन स्थल एक लंबा और एक 145 लघु शिलालेख इसमें से प्राप्त हुए हैं। इसकी सबसे महत्वपूर्ण खोज मानी जाती है सम्राट अशोक की प्रस्ताव पर उद्भूत प्रतिमा, जिस पर राया अशोक लिखा हुआ है। क्या नाम लिखा हुआ है? राया अशोक। राया फिर अशोक नाम लिखा गया है, ये इसके ऊपर नाम लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, किस किस भारतीय राजा ने अपने राज्यकाल की शुरुआत एक खूंखार योद्धा के रूप में की थी, परंतु आध्यात्मिक परिवर्तन के बाद युद्ध की विनाशकता का आभास हुआ था? तो ये किसके बारे में बात कही गई है? तो ये सम्राट अशोक के बारे में बात की गई है। इनके बारे में बात करें तो सम्राट अशोक ने 261 ईसा पूर्व के कलिंग युद्ध में हुए भयंकर रक्तपात के बाद युद्ध विजय को छोड़कर धम्म विजय को अपना लिया था और बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो इसके बारे में अपन पहले बात कर चुके हैं। तो ये उपगुप्त था, जिससे प्रभावित होकर अशोक ने अपना धर्म परिवर्तित कर लिया था, बौद्ध साधु बन गए थे। तो उपगुप्त के बारे में बात करें तो सिंहली अनुश्रुतियों, दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के चौथे वर्ष निग्रोध नामक भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था और दिव्य वरदान अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यह हमें बताना है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ध्यान, सारनाथ के ऊपर 4 सिंह की मूर्ति बनी हुई है, एकदम सही है। रामपुरवा के ऊपर सांड की मूर्ति लगी हुई है, ये भी एकदम सही है। संकिसा के अंदर अश्व की मूर्ति नहीं लगी हुई है, ये गलत है। और लोरिया नंदनगढ़ के ऊपर सिंह की प्रतिमा लगी हुई है, यह भी एकदम सही है। तो ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश में स्थित संख्या, ये संख्या कहाँ है? ये ध्यान है, ये उत्तर प्रदेश के अंदर, यूपी के अंदर स्थित है और इसके ऊपर हाथी है। हाथी का मतलब यहाँ पे चित्र बना हुआ है, जब घोड़े का नहीं है बल्कि किसका है? हाथी का चित्र बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में प्रचलित विनिमय का माध्यम क्या था? लेन देन का माध्यम क्या था, यह हमें बताना है। तो लेन देन ये पर्ण के माध्यम से करते थे। तो पर्ण या कासारपण दोनों एक ही नाम है। पर्ण को कासारपण भी कहते हैं, या धरण चांदी का ये बना हुआ सिक्का होता है। धरण चांदी का बना हुआ ये सिक्का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक स्तंभों के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का अपने को चयन करना है। सबसे पहला दिया हुआ है, वे धारियों युक्त थे। तो ये तो एकदम गलत कथन है, धारियों से युक्त नहीं थे। उनकी सतह चमकदार थी, ये एकदम सही बात कही गई, एकदम चमकदार सतह थी उनकी। और सभी स्तंभों पर अभिलेख मिलते हैं, ये जरूरी नहीं है, सभी स्तंभों के ऊपर अभिलेखों का वर्णन नहीं है। और स्तंभों की यष्टि यानी लाट एकास्म थी, ये भी एकदम सही है। तो अपना ऑप्शन इसमें दूसरा और चौथा कथन एकदम सही दिया गया है, इसका मतलब अपना चौथा ऑप्शन एकदम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी अशोक के शासन के समय प्रांतीय राजधानी नहीं थी? प्रांतीय राजधानी कौन सी नहीं थी, यह हमें बताना है। तक्षशिला इसकी राजधानी थी। पिछले क्वेश्चन के बारे में एक बार वापस देख लेते हैं, इसमें दूसरा और चौथा ऑप्शन सही था। इसकी व्याख्या देखें तो अशोक के एकाश्म स्तंभ विश्व प्रसिद्ध हैं, इन्हें 4 भागों में बांट सकते हैं। दंड, शिलालेख, शिखर शिलालेख, फलक और पशु प्रतिमा थी। दंड एक ही पत्थर का बना होता था जिस पर सुंदर पॉलिश की जाती थी। पॉलिश इतनी उत्तम थी कि बहुत से विदेशी यात्री इसे धातु समझने लगे थे। सारनाथ की 4 सिंगों की मूर्ति कला शिखर कला का उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अशोक के शासन के समय प्रांतीय राजधानी नहीं थी? तो ये हमें बतानी है। तो ध्यान रखना, मौर्य काल में कुल 5 प्रचक्र या उनकी 5 राजधानियां थी, जिसमें से एक तो है प्राची,
जो कि पाटलिपुत्र की राजधानी थी। प्राची की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। इसमें धौली है ना, धौली, ये इसकी राजधानी नहीं थी। तक्षशिला थी, तौसाली थी और सुवर्णगिरी थी। तो प्राची इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। और उत्तरापद की अगर बात करें, ये जो तक्षशिला है ये उत्तरापद की राजधानी थी। और तौसाली है ये कलिंग की राजधानी थी। और सुवर्णगिरी जो दिया हुआ है ये दक्षिणापथ यानी जो कर्नाटक की तरफ है उसकी राजधानी थी। इसके अलावा एक है मालवा या अवंती, इसकी राजधानी उज्जैन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान मौर्य साम्राज्य का प्रांतीय केंद्र नहीं था? मौर्य साम्राज्य का प्रांतीय केंद्र कौन सा नहीं था यह हमें बताना है। तो तक्षशिला अपन पहले पढ़ चुके हैं, उज्जैनी के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, तौसाली के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन कौशाम्बी का कहीं पे भी उल्लेख नहीं किया गया है, यानी कौशाम्बी एक प्रांतीय केंद्र नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में सुवर्णगिरी स्थान क्यों प्रसिद्ध था? मौर्य काल के अंदर जो सुवर्णगिरी है ये क्यों फेमस था? क्या कारण था कि ये बहुत फेमस था? तो ध्यान रखना, यह एक राजनीतिक केंद्र था, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक का द्विभाषिक अभिलेख है? द्विभाषिक अभिलेख जिसके अंदर दो भाषाओं के अंदर वर्णन किया गया है, तो ये ऐसा कौन सा है? तो ध्यान इसमें होगा सान-ए-कुना नामक अभिलेख जो द्विभाषिक है। तो ये कहाँ है? ये कंधार के पास सरेकुना या सान-ए-कुना भी कहते हैं नामक स्थान से। इसके ऊपर दो भाषाएं यूनानी और अरेमाइक, दो लिपियां हैं, यूनानी और अरेमाइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषीय अभिलेख यहाँ से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? तो ध्यान, अग्रहारिक मौर्य प्रशासन का एक भाग नहीं था, जबकि राजुक था, युक्त था और प्रादेशिक भी इसके अंदर था। तो ध्यान, अग्रहारिक है ना, यह गुप्त काल में था, जो कि दान विभाग का मुख्य हुआ करता था। अग्रहारिक किसको कहते हैं? गुप्त काल में दान विभाग के जो मुखिया होता था उसको अग्रहारिक के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंकोदक सन्निरोधे मौर्य प्रशासन के द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। तो ये किस प्रकार का जुर्माना था ये हमें बताना है। तो पंक का मतलब होता है कीचड़। तो ध्यान, सड़क पर कीचड़ फैलाने के लिए अगर कोई सड़क पर कीचड़ फैला दिया जाता है तो उससे ये जुर्माना वसूला जाता था। तो पंकोदक सन्निरोधे मौर्य काल में सड़क पर कीचड़ फैलाने पर लिया जाने वाला एक प्रकार का राजकीय कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में भूमिकर जो कि राज्य की आय का एक मुख्य स्रोत था, ये किस अधिकारी के द्वारा एकत्र किया जाता था यह हमें बताना था। भूमिकर, ध्यान, भूमि को सीता के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका अध्यक्ष कौन था? इसका अध्यक्ष सीताध्यक्ष था। मौर्य काल में सीताध्यक्ष कृषि भूमि का अध्यक्ष था और वही भूमि कर वसूलने का कार्य करता था, जबकि अग्रनोमाई ये जिले के अधिकारियों को कहा जाता था। शुल्क अध्यक्ष किसे कहते थे? शुल्क अध्यक्ष विभिन्न प्रकार के व्यवसाय और व्यापार कर वसूलता था। और अक्राध्यक्ष इसमें दिया हुआ ऑप्शन में, तो अक्राध्यक्ष कौन होता था? ये बड़ी बड़ी खानों के ऊपर ये नियंत्रण करता था, कंट्रोल करता था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसे भेजा था? तो इसने अपने एक पुत्र और एक पुत्री को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। तो उनका नाम है महेंद्र और संघमित्रा, इन दोनों को उसने श्रीलंका भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची का स्तूप किस राज्य के अंदर स्थित है हमें बताना है। सांची का स्तूप किस राज्य के अंदर है? तो ध्यान है, यह मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। तो मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल से 25 किलोमीटर दूर सांची का स्तूप मौर्य काल की महत्वपूर्ण कृति है। इसका आधार 30 मीटर है और ऊंचाई 25 मीटर है। स्तूप लाल रंग का बलुए पत्थर का बना हुआ है और इसका जो आकार है वो अर्धमंडलाकार है। तो ये बात थी सांची के स्तूप के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में उदक भाग था। उदक किसके बारे में कहा जाता था? तो ध्यान रखना, उदक ये एक प्रकार का सिंचाई कर था।
उदक क्या था? एक प्रकार का सिंचाई का था। मौर्य काल में राज्य की ओर से सिंचाई करने पर लगभग 1/5 भाग से लेकर 1/3 भाग तक कर वसूल किया जाता था, जिसे उदक भाग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक मौर्य के प्रस्तर स्तंभों पर पशु आकृतियों और अभिलेख खुदवाने की कला प्रभावित थी। तो मौर्य सम्राट अशोक के प्रस्तर स्तंभों पर पशु आकृतियां और अभिलेख खुदवाने की कला कहाँ से प्रभावित थी? तो ये ध्यान रखना, ईरान से प्रभावित थी। ईरान, सीरिया, बेबीलोन। ईरान, सीरिया, बेबीलोन से पशुओं की आकृतियां एवं स्तंभों की सजावट, और यूनान से पत्थरों पर दृश्य अंकित करने की कला भारतीय कलाकारों ने ग्रहण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कहाँ पर था? मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कहाँ पर था? तो ध्यान रखना, इसमें तक्षशिला स्थान है जो कि सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था शिक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत का कालखंड। प्राचीन भारत का कालखंड जिसमें मंडल कूपों यानी घेरदार कुओं का सबसे पहले उल्लेख मिलता है, तो वह कौन सा है? तो ध्यान रखना, मौर्य काल ही है जहाँ पे कुओं के बारे में वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर को पहचानिए। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है और हमें अपना आंसर देना है। तो ध्यान रखना, प्रस्तर हाथी ये कौन से स्थल से संबंधित है? तो प्रस्तर हाथी यह धौली से संबंधित है। प्रस्तर हाथी कहाँ से संबंधित है? धौली से संबंधित है। 4 एशियन सिंह के बारे में अगर बात करें तो 4 एशियन सिंह यह हमें सारनाथ से प्राप्त होते हैं। और अगर एक भव्य प्रवेश द्वार की बात करें तो भव्य प्रवेश द्वार ये सांची का फेमस है। और त्रिमूर्ति प्रतिमा ये एलिफेंटा से संबंधित है। त्रिमूर्ति कहाँ से संबंधित है? एलिफेंटा से संबंधित है। तो अपना आंसर होना चाहिए 2413। तो देखो 2413 अपना कौन सा ऑप्शन है? तो 2413 ये अपना फर्स्ट ऑप्शन इसमें एकदम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य ने अहितक शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया था? यह हमें बताना है। कौटिल्य ने अहितक शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया था? तो यह अहितक एक प्रकार के दास के रूप में प्रयोग किया था। कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। कौटिल्य ने दास के लिए अहितक शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुदर्शन झील। सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो ये ध्यान रखना अपने को, यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र में स्थित एक गवर्नर था जिसका नाम था पुष्यगुप्त वैश्य। पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। और अशोक ने तुशास्य को एक इसका एक गवर्नर था अशोक का जिसका नाम है तुशास्य, इसको सौराष्ट्र में अपना गवर्नर बनाया था, जिन्होंने सुदर्शन झील से सबसे पहले सिंचाई के लिए नहरें निकाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम के लिए प्रसिद्ध था। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल के में उत्तर पश्चिम में ये किसके लिए प्रसिद्ध था? ये हमें बताना था। ये कंबल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। आगे है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले समस्त उत्तरी भारत किसमें विभक्त था? तो ये किसमें विभक्त था मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले? तो यह 16 महाजनपद और गणराज्यों के अंदर ये विभक्त था। नेक्स्ट, इस प्रकार अपना ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे क्या होगा, जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका हाथों हाथ नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।